अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर जमा हुए सारे ही मेहमानान और तलबा व तालिबात, आप सभी का हम टीम काविश की जानिब से भी शुक्रिया अदा करते हैं और जीटी फाउंडेशन और मोमिन वेलफेयर ट्रस्ट जो है इन्होंने इस ख़ास मौजू पर आज का ये प्रोग्राम रखा, उनके भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे आज ख़ास जीटी फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं, उनका चेहरा देख के ही हम ऐसा लगता है कि वो हमेशा बोलते रहें, लेकिन बेचारे आते हैं, बोलते हैं और हमारा तारुफ दे के चले जाते हैं। तो अभी अखलाक सर ने जो पर्सनालिटी की बात की, तो हम लोगों को अपने करियर के सिलेक्शन से कब्ल कुछ चीज़ों का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। और आज के प्रोग्राम का हम लोगों ने ख़ास मकसद ये रखा था कि हम लोग आपसे 1 to 1 बात करें या क्लोज गैदरिंग हमारी हो, ग्रुप्स में हम लोग बात करें आपसे, ताकि हम लोग मैक्सिमम टाइम पर्सनली आपको दे सके। अदरवाइज देखिए, अभी जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है, व्हाट आफ्टर 10th 12th एंड 10th, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। और ये टॉपिक इंफॉर्मेशन का है। ये ऐसा उन्वान है जिसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये कोई नई बात नहीं बताने वाला। आपके पास मोबाइल फोन है, सबके पास है या नहीं? सारे बच्चों के पास है। मोबाइल फोन पर अगर मुझे ये पता करना है भिवंडी आने का रास्ता मुंबई से, वो बताता है या नहीं बताता है? अगर मुझे ये पूछना है हमारे गूगल जी से, गुरु जी अभी उनको बोलते हैं हम लोग, कि मुंबई के अंदर कितने 5 स्टार रेस्टोरेंट है, पता चल सकता है या नहीं? कितने हाईवेज हैं जो कनेक्ट करते हैं इधर उधर से? कितने नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं? कौन से बेसिक एंट्रेंस एग्जाम्स हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ये इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान है, लेकिन इंफॉर्मेशन आज जो है वो नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा आपके पास है, बट उसमें से राइट और करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए कौन सी है और वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि भिवंडी ये शहर खुशकिस्मत इस एतबार से भी है कि यहाँ पर न सिर्फ टीचर्स हैं, यहाँ पर न सिर्फ जो है अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर क्वालिफाइड और फाल, बहुत एक्टिव जिनको कहा जाता है, वो काउंसलर्स मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अपनी स्कूल के टाइम के अलावा, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू सब पढ़ाने के अलावा बाकी टाइम में ये अपना वक्त रोजाना इस काम के लिए लगा रहे हैं। और असल जो डिसीजन लेने का जो मौका है ना कि मैं क्या करूं, वो प्रोग्राम में कभी तय नहीं होता, वो 1 to 1 काउंसलिंग में तय होता है। प्रोग्राम में हमको तहरीक मिलती है, प्रोग्राम में हमको तरगीब मिलती है, कोई जो है वो अच्छा पर्सन आके आपको अपनी फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। बट आप अभी आज यहाँ जो जमा हुए हैं, और हमारे फैयाज सर और सलमान सिकंदर साहब और पूरी जो टीम है फ़हीम सर की, इन लोगों का खास मकसद क्या है कि आज आप लोग तालीम के उन्वान पर कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ तहरीक पाएं, और उसके बाद आज से तकरीबन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना, कितना, विदिन 6 मंथ आपको अपने तालीमी करियर का एक रोड मैप तैयार करना है कि आप आइंदा 6 सालों में 2027 में आप कहां होंगे। उसके लिए आप अगर आंख पे पट्टी बांधकर किसी भी रास्ते पर चलेंगे तो आप राइट जा रहे हैं कि लेफ्ट जा रहे हैं कि ईस्ट जा रहे हैं कि वेस्ट जा रहे हैं, पता चलेगा अगर आंख पे पट्टी बंधी हुई है। अगर आपके पास गोल आपका सेट है, डेस्टिनेशन आपका तय है, तो आपके लिए आसानी होगी उसको रीच आउट करने के लिए, उसको पहुंचने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्टूडेंट से, हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना अभी फिलवक्त जो 10वीं और 12वीं में है, इवन ग्रेजुएशन में भी, वो बहुत पैसिव है। क्या करूं सर, कुछ समझता ही नहीं है सर, इतने सारे कोर्सेज है सर, आर्ट्स लू के कॉमर्स, मेरे घर में ऑलरेडी 2 साइंस लिया, 1 आर्ट्स लिया, 1 कॉमर्स लिया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है सर। तो ये जो कंफ्यूजन वाला पैसिवनेस जो है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करूं ये आपको मैं और हमारी टीम नहीं बताएगी। ये क्या करना है कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे।
और डिसीजन अगर आपका होगा ना तो इन्वॉल्वमेंट भी आपका 100% होगा। अगर अब्बू ने, अम्मी ने, अंकल ने, फैयाज सर ने, आमिर सर ने, हम लोगों ने कुछ आपको तय करके दिया तो क्या होगा, आपका इन्वॉल्वमेंट वैसा नहीं होगा, आप 100% नहीं एफर्ट लगाओगे। समझ में बात आ रही है? तो प्लीज उस जमूत को तोड़िए कि मुझे समझ में नहीं आता। आपको सब समझ में आता है। अगर पार्टी करनी है छोटी मोटी तो आपको सब समझ में आता है कि भाई 100-100 रुपया मिलाना है कि 500-500 रुपया मिलाना है, ढाबे पे जाने का है कि बंबई जाने का है, वो सब समझ में आता है। हम लोग थोड़ा बहुत अपना मतलब सेंस इस्तेमाल करते हैं ना, कॉमन सेंस। वैसे ही करियर के बारे में बहुत संजीदगी से अगर आप अभी फिलवक्त अगर गौर करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए कामयाबी हासिल करना आसान हो जाएगा। वरना जो लोग देर से फैसला करते हैं ना, बहुत देर से फैसला करते हैं, वो या तो किसी गलत फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं, वो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो होटल मैनेजमेंट करके देखता हूं। अब्बू को बोलेगा अब्बू 4 लाख रुपए देना है बस खाली आपको। फिर होटल मैनेजमेंट किया नहीं, 2 साल के बाद में बोलता है अब्बू यहाँ पे तो ऐसा बोलते हैं कि रूम की सर्विस भी करना, चादर भी सही करना, बाथरूम में भी ले जाके बता रहे हम लोग को, ये सब तो मेरे को नहीं जमेगा। अभी 4 लाख रुपया गया तो बोलता आगे नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? कोई दूसरा कोर्स चाहिए, हम डिप्लोमा से आगे बढ़ते हैं, फिर बोलते हैं डिप्लोमा में ड्रॉप, केटी लग गया, ड्रॉप आउट हो गया, वापस से 10th के बेस पे फिर ITI कर रहा है, कुछ और कर रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम लोग फील्ड में रहकर अपने आप को परखने की कोशिश नहीं करते। स्कूल और कॉलेज में भी हम बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे, किताबों से या बेंच से या क्लासरूम से ही हद तक ही महदूद रहते हैं। स्कूल और कॉलेज इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ वहां पर लेक्चर्स अटेंड करें, वो एक ऐसा एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है कि जहां पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खास तौर पे कॉलेज लेवल पर। वो सारी पार्टिसिपेशन बताता है कि आप किस टाइप के बच्चे। जैसे शुरुआत में मैं अपने बारे में ये अंदाजा करता था कि शायद मैं किसी ऐसी फील्ड में नहीं जा सकता जिसमें बोलने की जरूरत पड़े ज्यादा। मुझे बहुत डर लगता था। मैं हाथ पैर रहने तकरीरी मुकाबले में हम लोग रैंकर्स अच्छे आते थे एकेडमिक, जिसका मार्क्स अच्छा आता उसी को तकरीर भी करवाते, उसी को तो अक्सर हमारा नाम ले लिया जाता था। और अक्सर में क्या होता था, मतलब तकरीर के मुकाबले में कभी इनाम नहीं मिला मुझे। तो बहरहाल, लेकिन वो मौका जैसे जैसे आगे बढ़ा, ज्यादा और लोगों से इंटरेक्शन हुआ, फील्ड में जब हम लोग आए तो बात समझ में आई कि ये सलाहियत है या नहीं। तो हमारे ग्रेजुएट वाले बच्चे, सर मैंने बीकॉम कर लिया, अभी आगे क्या करूं, मैंने BA कर लिया, आगे क्या करूं। इवन हारून सर यहाँ बैठे हुए सर फोन करते हैं बच्चे, हमने MSc जूलॉजी से किया, अब आगे क्या करूं। मतलब इतना स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ में आपने मास्टर डिग्री हासिल की है। नाउ यू आर आस्किंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। दैट मींस यू आर सेलिंग इन अ बोट विदाउट एनी डेस्टिनेशन। तो आपको आज का प्रोग्राम करने का खास मकसद ये है कि प्लीज कोर्सेज की इतनी ज्यादा भरमार है, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो शायद शाम हो जाएगी। मैं आपको चंद अच्छे कोर्सेज, नए कोर्सेज की मालूमात देकर अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो प्लेन BSc BCom BA करते, जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे, मतलब B.Tech करेंगे, BE करेंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, फार्मेसी में जाएंगे, होटल मैनेजमेंट में, लॉ में, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाते हैं, जिसमें एंट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। उसकी तफसीलात हफीज भाई बताएंगे आपको। B.Desk का कोर्स है, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, एडमिशन लिस्ट लग चुकी है। पता है आपको, जो 12th वाले बच्चे, हमारी बहुत सारी बच्चियां बोलती है हमको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना हो सकता है, सवाल पूछेंगे। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स के लिए 12th स्टैंडर्ड में ही जब 2021 शुरू हुआ था, जनवरी के अंदर उसके 2 बड़े एग्जाम हो चुके। एक UCET का एग्जाम हुआ, B.Desk IIT बॉम्बे से अगर आपको करना है, एक NIFT का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा एग्जाम एक NID का ऑलरेडी हो चुका है, उसकी लिस्ट भी लग गई है। अभी 12th का रिजल्ट आया ना,
आपका ऑलरेडी वहां पर एडमिशन हो चुका है, 12th में 50% के ऊपर है, एडमिशन हो गया ऑलरेडी सीटी के बेस पर। अब अगर हम लोग तय कर रहे हैं कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, पॉसिबल है इस साल? अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे 10 अगस्त लास्ट डेट थी एमएचटी सीटी के फॉर्म भरने, 16 अगस्त उसको किया गया था। 16 अगस्त के बाद आप फोन कर रहे हैं कि सर मेरे को तो इंजीनियरिंग ही करना है, सीटी का फॉर्म भरा नहीं सर, वो तो कॉलेज से कोई मैसेज आया नहीं, कॉलेज वाले ने तो बताया नहीं। और कॉलेज वाले क्यों बताएंगे आपको कि आपको सीटी देना है कि नहीं देना है? आपको कॉलेज वाले एकेडमिक्स के बारे में बताएंगे कि 12वीं का एग्जाम होगा या नहीं, रिजल्ट कब आने वाला है, सेंटर कहां लगने वाला है। 12वीं के बाद तो क्लैट भी होता है, एमएचटी सीटी भी होता है, नीट भी होता है, नाटा भी होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे? हालांकि कॉलेज को इंतजाम करना चाहिए, लेकिन कॉलेज की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स बताए। ये हमको जागते रहना पड़ेगा, बेदार रहना पड़ेगा। और ऑलरेडी भिवंडी जागता हुआ शहर है, ये दूसरों को जगाने वाला शहर है। भिवंडी के लोग दूसरों को मैसेज देख के बताते हैं कि सर नीट का फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है, सर प्लीज आप बच्चों को बताइए। तो यहाँ के बच्चों को तो शायद ये बात मालूम होना चाहिए। बहरहाल कोर्सेज जो अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो एंट्री सारे की सारी एंट्रेंस के बेसिस पर है। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो एलएलबी अभी 12 के बाद नहीं कर सकते। एंट्रेंस का फॉर्म नहीं भरा है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के कोर्सेज नहीं कर सकते। इस साल की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 12th अभी दिया, मैं उनसे बात कर रहा हूं। उसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज जैसा नीट के बेस पर 11 कोर्सेज में एडमिशन होता है, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस, ये 5 कोर्स के एडमिशन जो है वो नीट के बेस पे होता है। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसी तरह से ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, उसी तरह से बीएससी नर्सिंग और ऑस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स और वेटरनरी साइंसेज, ऐसे 6 कोर्सेज में एडमिशन 6 + 5 11 कोर्सेज में एडमिशन नीट के बेस पर मिलेगा। अब कुछ बच्चे हमारे इसलिए मायूस है कि सर मेरा तो 12th में पीसीबी में 50% है नहीं, तो इसलिए मैंने नीट का फॉर्म नहीं भरी। कई बच्चों ने फोन किया, अरे बच्चियों आपको ये पता नहीं है कि अगर आपका 12th में पीसीबी में 50% नहीं है तो फिजियोथेरेपी में आपका एडमिशन मुमकिन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपका एडमिशन मुमकिन है, ऑडियो एंड स्पीच पैथोलॉजी में एडमिशन मुमकिन है। हमको गलत इंफॉर्मेशन। उसी तरह से बहुत सारे बच्चे गलतफहमी का शिकार रहते हैं, पेरेंट्स भी। फहीम सर वहां बैठे, अक्सर उनको भी फोन आता होगा इस तरह का। सर कैसा फोन? कि सर मेरे बच्चे ने तो 11th 12th में आईटी नहीं लिया था, अब वो बीएससी आईटी नहीं कर सकता ना। यानी कुछ रॉन्ग मैसेजेस और रॉन्ग परसेप्शन भी है, गलत इंफॉर्मेशन है। बीएससी आईटी में एडमिशन के लिए आपको 12th में चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, मैथ्स होना चाहिए, बस मैथ्स होना चाहिए। मैथ्स है तो आपका बीएससी आईटी में एडमिशन मिले। कुछ बच्चे ये गलतफहमी में रहते हैं जो बाईफोकल वाले लेते हैं। बाईफोकल में कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है, उसी तरह से मोटर व्हीकल का, ऐसे 6 हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब अभी 10वीं के बाद जो बच्चे 11वीं में जाएंगे बाईफोकल पर जिद करते हैं कि मेरे बच्चे को सर ना बाईफोकल में ही कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। बोला क्यों? बोले सर उसको 12th के बाद डिग्री है ना बाईफोकल कंप्यूटर साइंस करेगा तो कंप्यूटर साइंस में उसका कोटा फिक्स रहता है ना, तो उसको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। बोला किधर पढ़े आपने ये? किसने बताया आपको? तो अंदाजा लगाया। तो ऐसे बहुत सारे गलत अंदाजों के साथ में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जब तक टेबल कुर्सी पर किसी एक्सपर्ट के साथ में, किसी टीचर के साथ में बैठेंगे नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रॉन्ग या गलत इंफॉर्मेशन है उसके चलते आप एक कोर्स के बारे में और बताता हूं लड़कियों को। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है समझना, वो उसके ना जानने की वजह से आप किसी कोर्स में, अच्छे कोर्स में जाने से महरूम रह जाते हैं। अब मुझे आप बताइए, मैं आपसे एक टेस्ट के तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूं सारे लोगों से, खासतौर पे बच्चों से। अगर किसी बच्ची को बीएससी होम साइंस करना है, क्या करना है? बीएससी होम साइंस, उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है?
मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, जबान दी है, दिल दिया है, कुछ तो सोच रहे होंगे, जबान पर लेकर आइए वो बात जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि बीएससी में एडमिशन लेना, बीएससी होम साइंस में, उसके लिए 12th में क्या चाहिए? हाँ बोलिए बेटा। 12th में साइंस चाहिए। अगर 12th साइंस नहीं है तो, अगर 12th साइंस नहीं है तो कॉमर्स वाला जा सकता है बीएससी होम साइंस में। अच्छा, अभी आपको मालूम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम नहीं है, ये बताने कौन आएगा? हम लोग बैग लेके घर घर जाए, हेलो बेल बेल दबाए दरवाजा, हाँ 10th में है क्या, 12th में क्या, मेरे को अंदर आना तो मैं बताता हूँ सब आपको क्या क्या है क्या नहीं। ऐसा कोई है सिस्टम हमारे वहां? तो ये इंफॉर्मेशन अब मैं आपके घर पे आके क्यों बताऊं? ये इंफॉर्मेशन किसको निकालना चाहिए? जो बच्चे अभी 9वीं 10वीं 11वीं से जो बच्चे हैं ना हमारे, यहां से आपको अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। ये रातों रात आप डिसीजन लेंगे कल मेरे को एनडीए में जाने का है, डिफेंस में जाने का, तो ऐसा थोड़ी हो। सिविल सर्विसेज के बारे में हम लोग अखबारात में जवाब लिखते हैं, हर हफ्ते कम से कम हमारे 8 से 10 सवाल देते हैं, उसमें एक सवाल सिविल सर्विसेज का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे अब सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक तैयारी कब से और कैसे शुरू करना, इस पर फोकस करना, इसकी मालूमात लेना बहुत जरूरी है। बीएससी होम साइंस 2 तरह के कोर्सेज हैं हमारे मुंबई और एतराफ में। एक मुंबई यूनिवर्सिटी में चलता है और एक एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में चलता है। और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर करता है। जैसे मैंने अभी बताया, बीएससी आईटी के लिए 12th में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, लेकिन ये किसके लिए कंपलसरी है? अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करते हैं तो सेम कोर्स विद अनदर नेम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेम कोर्स है, वो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, वो यशवंतराव चौहान मुक्त यूनिवर्सिटी से चलता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए मैथ्स की भी जरूरत नहीं है। 12th कॉमर्स आर्ट्स साइंस कोई भी बच्चा हो, वो बच्चा बीसीए में एडमिशन ले सकता है और वो एज गुड एज बीएससी आईटी के बराबर होगा। बीसीए वाला एमसीए कर सकता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो इंजीनियर बन गया, इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री होगी उसके पास। बीएससी होम साइंस में अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 12th में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का होना जरूरी है। लेकिन अगर आप एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स आईटीआई किया हुआ बच्चा भी, वो 12th और इक्विवेलेंट वाला बच्चा, वो बीएससी होम साइंस में एडमिशन ले सकता है। तो ये सब मालूमात मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत सारे कोर्सेज की मालूमात अभी हम लोगों के पास है। मैं शॉर्ट में खाली बताऊं कि कौन से बच्चे यहां पर, कितने बच्चे 10th वाले जरा हाथ उड़ाएं तो, जो 10th पास करके आए, 10th पास हो गए आप लोग, माशाल्लाह। मिठाई कितने लोगों ने बांटे थे हाथ? इस साल मिठाई भी कम बटी ना फाहिम सर, मिठाई का डब्बा आया कि नहीं आया? इस साल नहीं आया डब्बा, क्योंकि आप लोग भी खुश नहीं है शायद। अच्छा, 12th वाले कितने हैं? ओके, और 10th और 12th के अलावा जो 12th के ऊपर ग्रेजुएशन वाले कितने हैं? ओके, ठीक है। तो जो बच्चे 10th वाले हैं उनके लिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स पॉलिटेक्निक आईटीआई, ये 5 ऑप्शन है। कितने? 5। आर्ट्स साइंस कॉमर्स आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जिसको बोलते हैं। आर्ट्स में कौन बच्चे जाए? जिनका लैंग्वेज पावरफुल है और जिनका सोशल साइंस पावरफुल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू, हिंदी, मराठी, ये जिनका अच्छा है। अम्मी लोगों से भी बोल रहा हूं, अब्बू लोगों से भी बोल रहा हूं, प्लीज उन बच्चों को जिनका ये अच्छा है उनको साइंस में मत डालो। नहीं सर 85% आया तो साइंस में जानेगा, आर्ट्स में नहीं जानेगा। ऐसा भी ट्रेंड है ना कि 85, 95, 92, 90% वाली बच्ची या बच्चा वो आर्ट्स में कैसा जाए? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉयर है, जो जज के सामने बात कर रहा है, जिरा कर रहा है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा? जो अभी सर ने बताया, वो एक्सीलेंट होगा या नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए एक एवरेज लॉयर उस पोस्ट तक नहीं जा पाता। लेकिन अगर 90% वाला लड़का लॉ की फील्ड में जाकर
आगे बढ़ता है तो वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लॉयर की हैसियत से जाएगा, बल्कि वो बहुत जल्दी हो सकता है जज भी बन जाए, मजिस्ट्रेट भी बन जाए, और वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स जजेस की पूरी टीम होती है वहां पर भी वो पहुंचे। हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मार्क्स आया तो वो बच्चा साइंस वाला है। जो 9 बजे रात में प्राइम टाइम पर जो गुफ्तगू करने वाले एंकर्स होते हैं वो मुश्किल से कोई साइंस बैकग्राउंड का हो, वो बहुत होशियार होते हैं। यानी बातों को कैसे पलटना, बिटवीन द लाइंस कैसे बोलना, ना चाहते हुए भी वो बात बोल लेना कि लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये एक होशियार आदमी का काम होता है। ये कोई एवरेज बच्चे इसको इस फील्ड में जाकर एवरेज ही रहेगा। तो आप ये समझिए कि कौन सी फील्ड में जा रहे हैं आप। तो आर्ट्स के अंदर सोशल वर्क, अभी बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, अडानी है, अंबानी, ये सारी कंपनीज है ना, इसका CSR फंड होता है। CSR फंड कितने रुपए होता है मालूम है आपको? करोड़ों रुपए में होता है, करोड़ों रुपए में। ये करोड़ों रुपए का फंड वो लोग ऐसा नहीं आंख बंद करके हाँ चलो आज भिवंडी में 2 करोड़ तो देते, 2 करोड़ गोवंडी में देते, 2 करोड़ मुंब्रा में देते, ऐसा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बाकायदा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, रिसर्च होता है, मेडिकल फील्ड में जाना, के एजुकेशन की फील्ड में डालना, के लॉ की फील्ड में किसको, के इंडस्ट्री के लिए, के जॉब के लिए, CSR फंड हेल्थ के लिए कहां जाएगा? उसके लिए बैचलर ऑफ सोशल वर्क किए हुए लोगों को हायर किया जाता है, या जिन्होंने मार्केट रिसर्च का कोर्स किया हुआ उनको हायर किया जाता है। वो लोग रिसर्च करते हैं। हमारे बंबई के अंदर एक बड़ा अदारा है, हम लोग उसका जिक्र सुनते हैं, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। एक बच्चा या कई बच्चे हम लोग वहां जानते हैं, सलमान साहब, वहां पे जो बच्चे हैं वो कहां के अपने मुस्लिम बच्चे, सबके सब मुस्लिम मतलब जो है जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, वो सारे बच्चे कहां के हैं? यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, बिहार के हैं। बोला बम्बई वाले कहां हैं? मालूम ही नहीं है टीस है कोई यहाँ पे, और मालूम भी है अगर तो आर्ट्स कोई लेता ही नहीं कि वहां जाए, वहां पढ़े। वहां पर एक बच्चा जो दिल्ली का बच्चा है, उसको रिसर्च का एक टॉपिक मिला है भिवंडी, वहां जोगेश्वरी ईस्ट के अंदर एक बहुत ही छोटी सी आबादी है, गरीब आबादी है। वहां पर जो सोशल इश्यूज है और लीगल इश्यूज है उस पर रिसर्च करने के लिए उसको लाखों रुपए मिले, खाली रिसर्च करके उसको एनालिसिस करके उसको रिपोर्ट सबमिट करना है। आप सोचो वो बंदा वहां पर दिल्ली से आकर हमारे वहां रहकर वो रिसर्च करेगा, उसको पैसा भी मिलेगा, सबमिट करेगा। उसी तरह एक बंदा उसी के बाजू में इंस्टीट्यूट IIPS, वो इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, वहां से उसने PhD किया। एक बिहार का बच्चा है, वो मुस्लिम बच्चा है, माशाल्लाह लंबी दाढ़ी है उसकी। वो बच्चा वहां से कोर्स करने के बाद जब PhD कर रहा था, उसको PhD करते वक्त मंथली स्टाइपेंड उसको 47,000 मिल रहा था, आर्ट्स वाला बच्चा। और वो बच्चा आज उड़ीसा स्टेट का हेड है, UNO के काम का एक प्रोजेक्ट का वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। UNO, आप सोचो, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये टाटा बिरला ये सब पीछे हो जाएंगे, UNO तो वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो वहां पर आर्ट्स वाला पहुंच रहा है, तो आर्ट्स को कमतर ना जाने। उसके बाद कॉमर्स, कौन से बच्चे कॉमर्स में जाना चाहिए? जिनको थोड़ा बिजनेस करने का बहुत शौक, ठीक है, जिनको पार्टी बनाने का, तू 200 रुपया दे, तू 200 रुपया दे, तू 200 रुपया दे, 1000 रुपया जमा हुआ, 800 रुपए की अपन पार्टी करेंगे, 200 रुपए का कुछ पान वान खाएंगे, कुछ एंजॉय करेंगे। ये बिजनेस माइंड वाले लोग, समझ रहे हैं आप, कि चलो मास्क बेचेंगे, चलो कुछ और नया कुछ करेंगे। अगर कॉमर्स एक सर्कल है ना, कॉमर्स अगर एक सर्कल मान ले हम लोग, तो जो उसका सेंटर पॉइंट होएगा वो है पैसा। जिन लोगों को पैसे के हिसाब किताब, बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसी तरह शेयर मार्केट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, पैसे की कीमत कब बढ़ती है, कब घटती है, कौन सी चीजें उस पर डिपेंड है। आज एक बंदा जिसकी सैलरी तकरीबन, मंथली सैलरी की बात कर रहा हूं, अगर एक आदमी महीने का 1 लाख कमाता है तो 12 महीने कितना कमाएगा? कितना कमाएगा भाई? मेरे फेफड़े दुखने लगे, जरा बोलो आप लोगों। 12 लाख ना। एक बंदा जिसका मैं सैलरी बता रहा हूं, उसकी मंथली सैलरी है एक महीने की 1 करोड़ 20 लाख रुपए। सर क्या लंबी लंबी दे रहे सर आप, ऐसे तो कोई मिला नहीं हम लोग। यकीन नहीं आता ना, गूगल पे सर्च कीजिए आप, हाईली पेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें किनका नाम आ रहा है? वो बंदे जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और IT, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिनको पता है ना,
जो बिजनेस में फाइनेंस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनका डेली का टर्नओवर 600 करोड़ का होता है, जिनका 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया सैलरी देना किसी को कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वही बंदे तो ये 1000 करोड़ का माल इधर से उधर करेंगे ना, उनको प्रॉफिट पहुंचाएंगे ना। अब वो बंदा 1 करोड़ 20 लाख रुपया उसको पैकेज मिल रहा है, जो वो 35 साल का लड़का है अभी, लेकिन हम लोग ढूंढते हैं ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़ी पोस्ट पर, वीपी पोजीशन पर, एवीपी पोजीशन पर, तो हमको सुरेश मिलेगा, मेहता मिलेगा, राजू मिलेगा, कोई खान, कोई शेख, कोई अंसारी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआत कब होती है सोचने की करियर की? ग्रेजुएशन के बाद। बी 3rd ईयर में आ गया, 4th ईयर में आ गया, अब वो सोच रहा है कि फाइनेंस सेक्टर में इसमें भी कुछ होता है, ऐसा आईटी वाईटी वाला बंदा भी इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ कर सकता है। जल्दी शुरुआत करेंगे ना, जल्दी यानी आज की एज में 14 साल 15 साल, तो आप 35-37 साल के अंदर अपनी उस पोस्ट पर पहुंचेंगे जहां पर आप खुद भी बहुत ज्यादा मतलब सहूलतें आपको मिलेंगी, और सहूलतें एक मुस्लिम बंदे को मिलती है या किसी भी कौम के बंदे को मिलती है, उसका असर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी कौम पर पड़ता है। समझ रहे हैं आप? एक अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर साहब थे, एक अब्दुल रज़्ज़ाक कालसेकर साहब की वजह से करोड़ों नहीं अरबों रुपए के सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम हुए, एक आदमी की वजह से, और ऐसे कई लोग चाहिए हमें। तो आपको उस पोस्ट पर, उस पोजीशन पर आने के लिए जल्द फैसला करना पड़ेगा कि मेरी फील्ड कौन सी है, मैं कौन सी फील्ड में एक्सेल कर सकता हूं। तो कॉमर्स वाले अलजेब्रा, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश इसमें अच्छा है, नंबर आंकड़े उनके अच्छे हैं, उनको समझ में आता है कि 300 रुपए की साड़ी है, उस पर 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब 300 रुपए में से कितने माइनस होंगे? 60 रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 20% डिस्काउंट। उनको जल्दी समझ में आता, आंकड़े नंबर समझ में बात आ रही है आपको? तो ये आंकड़े और नंबर वाले बच्चे वो कॉमर्स में जाए, बिजनेस वाले बच्चे कॉमर्स सेक्टर में जाएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, कस्टम एंड क्लियरेंस का कोर्स होता है, उसी तरह से जो है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग और इस तरह के दूसरे कोर्सेज है। कोर्सेज की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको एक कोर्स बताता हूं, मुंबई के अंदर बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट चल रहे रीडेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन के। यहाँ भिवंडी से हम लोग अभी आ रहे थे मुंबई से, काफी प्रोजेक्ट चल रहे थे। मुंबई के अंदर एक बड़ा कॉलेज है, सिर्फ इकलौता कॉलेज के अंदर वो कोर्स मौजूद है, शायद आपको नहीं पता होगा। झुंझुनवाला कॉलेज में एक कोर्स चलता है, बीवोक इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट। बीवोक इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट मतलब ये कि किस तरह से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्लान्स कैसे बनते हैं, सेल कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम कैसा होता है, कागजी कार्रवाई क्या होती है, वो पूरा का पूरा 3 साल के उस कोर्स में सिखाया जाता है। और बीवोक के तकरीबन 12 से 15 कोर्सेज है सर सलमान साहब। ये बीवोक कोर्स जो है ना, इसके अंदर 3 साल के 3 कोर्स में 3 मार्कशीट के अलावा आपको 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। जैसे अगर मैंने बीकॉम किया, फर्स्ट ईयर बीकॉम किया, सर मैं ड्रॉप आउट हो गया, मतलब किसी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो क्या मिलेगा मुझे? मेरा पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि खाली एक मार्कशीट मिलेगी, राइट? लेकिन मेरे को बीकॉम की डिग्री मिलेगी क्या? या मैंने कॉमर्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ऐसा करके यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बीवोक में ये अपॉर्चुनिटी है कि फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट होता है अगर कोई बच्चा, मार्कशीट के साथ उसको उसी फील्ड का डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन 3 साल का कोर्स, बैचलर डिग्री। तो बीवोक इन फार्मा मैनेजमेंट, बीवोक इन ग्रीन हाउस मैनेजमेंट। आज की तारीख में हर फील्ड के अंदर एनवायरमेंटल का अमल दखल है या नहीं? है या नहीं? हर फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर आपको पता नहीं है, हॉस्पिटल के जो वेस्ट होते हैं वो ऐसी कोई कचरे के डब्बे में नहीं डाल दिया जाता, वो मेडिकल वेस्टेज है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं उसको ऐसे कहीं पे भी कुछ भी नहीं, कचरा पट्टी कुछ भी कर दिया। तो ये जो एनवायरमेंटल सेक्टर है, इसमें कोर्सेज कहां जा रहे हैं हमारे बच्चे? वही मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, यही 4-5 डीएड, बीएड, बस यही कोर्सेज हमको पता है। तो ये नए जो कोर्सेज है, बीएससी इन डेटा साइंस, एसआईएस कॉलेज में नया कोर्स शुरू हुआ है,
रुइया कॉलेज के अंदर, उसी तरह NMIMS के अंदर कई कॉलेजेस जो है ना मुंबई के अंदर, उनको ऑटोनोमस स्टेटस मिल गया है। तो उन लोगों ने अपने नए कोर्सेज शुरू किए हैं। मेरी दरखास्त है कि आप इन कोर्सेज की मालूमात दें, और हम लोग जब अभी बैठेंगे तो आप 1 to 1 हमसे बात कर सकते हैं कि कौन से कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जो खास मकसद से हम यहाँ जमा हैं उसमें अल्लाह ताला हमको कामयाब करे। और आज यहाँ से उठने से पहले हम अपने बारे में ये तय करें कि यहाँ से जाने के बाद हमको कौन से शोबे में जाना है, और 2026-2030 में हम कौन सी बड़ी कुर्सी पर, कौन से बड़े तख्त पर, कौन से बड़ी इंडस्ट्री के मैनेजर, CEO या किस तरह से हम अपना काम कर रहे होंगे, ये उसको थोड़ा इमेजिन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।